Good morning, students. Welcome to St. Wilfrid Law College online classes. I'm Ankita Chaudhary, Assistant Professor, Law Department. आज का जो लेक्चर है वो हमारा स्टेट एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड है. मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पढ़ा रही हूँ. लास्ट लेक्चर में जो भी हमारे प्रीवियस लेक्चर्स हुए उनमें हमने एक लेक्चर में अपना यूनियन एग्जीक्यूटिव को डिस्कस किया था. आज हमारा जो टॉपिक है वो स्टेट एग्जीक्यूटिव का है. यूनियन एग्जीक्यूटिव जब हम पढ़ चुके हैं तो हमारे लिए स्टेट एग्जीक्यूटिव को समझना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है. अपॉइंटमेंट और जो इनका क्वालिफिकेशन है वो स्लाइटली डिफरेंट हो सकता है, बस स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम ही होता है. जब हम यूनियन एग्जीक्यूटिव पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, उसके बाद अटॉर्नी होते हैं. ठीक है, सेम यही स्ट्रक्चर आपका स्टेट एग्जीक्यूटिव में होता है. यूनियन एग्जीक्यूटिव बेसिकली वो होते हैं जो यूनियन में मतलब सेंट्रल में काम करते हैं और लॉ को एग्जीक्यूट करते हैं. ठीक है, स्टेट एग्जीक्यूटिव भी वही होते हैं, लेकिन ये सिर्फ स्टेट तक रिस्ट्रिक्ट रहते हैं. ये स्टेट में लॉ को एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं. स्टेट में जो लेजिस्लेचर लॉ बनाती है उसको कौन एग्जीक्यूट करता है? हमारा स्टेट एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट करता है. ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव में हमने 5 पार्ट्स पढ़े थे. स्टेट एग्जीक्यूटिव में हम 4 पार्ट्स पढ़ेंगे. स्टेट एग्जीक्यूटिव में गवर्नर हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम चीफ मिनिस्टर पढ़ेंगे, उसके बाद हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पढ़ेंगे और उसके बाद हम एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया पढ़ेंगे. स्टेट एग्जीक्यूटिव में आपके जैसे हमने यूनियन एग्जीक्यूटिव में पढ़ा था कि वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ऐसे हमारे स्टेट एग्जीक्यूटिव में कोई वाइस गवर्नर नहीं होते हैं, सिर्फ गवर्नर होते हैं. ठीक है, तो हाँ, यहाँ पे हम सिर्फ 4 चीज़ों को पढ़ेंगे: गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और एडवोकेट जनरल. ठीक है, आज हम सिर्फ गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे. जब हम स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो स्टेट एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड जो आपके प्रोविजंस है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 153 से लेके 167 तक दिए गए हैं. जो आपका आर्टिकल 153 है और से लेके 167 है वो सारा आपके इन चारों पार्ट्स को कवर करता है. और जब हम गवर्नर की बात करते हैं तो गवर्नर की जो प्रोविजंस है वो आपके 153 से 162 तक दिए गए हैं. ठीक है, अब हम गवर्नर के बारे में बात करते हैं कि गवर्नर क्या होता है. जैसे आपका प्रेसिडेंट चीफ हेड होता है यूनियन का, वैसे ही आपके जो गवर्नर होते हैं वो चीफ एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं. कहाँ के? आपके स्टेट के हेड होते हैं. ठीक है, यूनियन के जो भी सारे डिसीजन होते हैं वो जो प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाते हैं, उनके नेम पे होते हैं, उनकी असेंट से होते हैं. सेम यही होता है कि आपके स्टेट में जो भी एग्जीक्यूशन से रिलेटेड डिसीजंस होंगे वो आपकी किसकी असेंट से होते हैं? आपके गवर्नर की असेंट से होते हैं. जैसे आपके प्रेसिडेंट सिर्फ नॉमिनल हेड होते हैं, वैसे ही सेम आपके गवर्नर भी नॉमिनल हेड ही होते हैं. ठीक है, आपका जो मेन रियल हेड होता है वो अगर वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो यहाँ पे आपके चीफ मिनिस्टर होते हैं. इनको नॉमिनल हेड ही कहा जाता है. यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है प्रेसिडेंट के बीच में और गवर्नर के बीच में. वो डिफरेंस क्या होता है? पहला तो ये होता है आपके जो गवर्नर होते हैं वो आपका ड्यूअल रोल प्ले करते हैं. ठीक है, ड्यूअल रोल कैसे प्ले करते हैं आपके गवर्नर? पहला हमने पढ़ा कि वो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं आपके स्टेट के. ठीक है, दूसरा जो उनका रोल होता है वो एजेंट की तरह काम करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में. अब एजेंट की तरह कैसे काम करते हैं? आपने इमरजेंसी प्रोविजंस पढ़े. इमरजेंसी प्रोविजंस में आपने प्रेसिडेंट्स रूल पढ़ा है. ठीक है, प्रेसिडेंट रूल में क्या होता है कि गवर्नर मांगता है अप्रूवल प्रेसिडेंट से कि यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए. उस केस में क्या होता है, प्रेसिडेंट्स अपनी कुछ पावर्स है, मतलब कुछ किसके थ्रू काम करता है? गवर्नर के थ्रू काम करने लग जाता है. यहाँ पे भी जो एग्जीक्यूशन से रिलेटेड काम अगर प्रेसिडेंट का कुछ होता है स्टेट में तो वो किसके थ्रू करते हैं? वो गवर्नर के थ्रू करते हैं. इसलिए इनको हम एजेंट कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का. ठीक है, तो ये ड्यूअल रोल प्ले कर रहे हैं. ये एग्जीक्यूटिव हेड भी है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट भी है. ठीक है, आपकी 7th अमेंडमेंट 1956 से पहले
आपके एक स्टेट में सिर्फ एक ही गवर्नर हो सकते थे, मतलब एक गवर्नर जो है वो एक ही स्टेट का गवर्नर हो सकते थे, वो एक से ज़्यादा जो स्टेट्स हैं उनका गवर्नर नहीं हो सकते थे। लेकिन आफ्टर 7th अमेंडमेंट 1956 आपके एक नया आर्टिकल, मतलब नया एक प्रोविज़न ऐड किया गया आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके बाद अब प्रेजेंटली आपके एक गवर्नर एक से ज़्यादा स्टेट के भी अपॉइंट किए जा सकते हैं। ये प्रोविज़न आया था आपके आफ्टर 7th अमेंडमेंट के बाद, ठीक है। जब हम अपॉइंटमेंट की बात करते हैं कि जो आपके गवर्नर है उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, यहाँ पे भी थोड़ा डिफरेंस है प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट में और आपके गवर्नर के अपॉइंटमेंट में। वो डिफरेंस क्या होता है बेसिकली, जब हमने प्रेसिडेंट का इलेक्शन पढ़ा था कि उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, तो हमने पढ़ा था कि वो इनडायरेक्टली अपॉइंटेड होते हैं, ठीक है। और इनडायरेक्टली अपॉइंटेड होते हैं और उसमें क्या होता है कि भाई जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं आपके हाउस ऑफ पार्लियामेंट के और स्टेट लेजिस्लेचर के, वो उनको इलेक्टोरल कॉलेज से अपॉइंट करते हैं। ये हमने प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट प्रोसीजर पढ़ा था। लेकिन जब हम गवर्नर की बात करते हैं तो आपके गवर्नर जो होते हैं वो ना तो डायरेक्टली अपॉइंटेड होते हैं, ना वो इनडायरेक्टली अपॉइंटेड होते हैं जैसे कि आपके प्रेसिडेंट होते हैं। आपके जो गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है वो कौन करता है, वो आपके प्रेसिडेंट करते हैं। गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। बेसिकली अगर आप इसको जनरल लैंग्वेज में सोचें या बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि ही इज नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इनका कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इलेक्शन नहीं हो रहा है, इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करते हैं। उनकी रिकमेंडेशन पे स्टेट के जो है वो गवर्नर अपॉइंट किए जाते हैं। आपके जो गवर्नर होते हैं, अब हमने क्वालिफिकेशंस पढ़ी थी तो इनकी भी कुछ क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए कि किनको आप अपॉइंट कर सकते हो एज ए गवर्नर स्टेट का। तो जो जनरल क्वालिफिकेशंस होती हैं, जो मैंडेटरी होती हैं, वो क्या होती है, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, 35 ईयर्स से कम उनकी एज नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा ये जनरली हम सोच लेते हैं कि ये क्वालिफिकेशन होंगी, लेकिन इसके अलावा भी ऐसी 2 क्वालिफिकेशंस हैं जो उनके पास होनी चाहिए। वो क्या होती है, ठीक है। जब आपका प्रेसिडेंट गवर्नर को अपॉइंट करते हैं किसी भी स्टेट का, मान लीजिए आपके राजस्थान के गवर्नर अपॉइंट किए जाते हैं, तो जनरली क्या होता है कि जो आपके राजस्थान के गवर्नर अपॉइंट किए जाएंगे, ही शुड नॉट बी द रेसिडेंट ऑफ राजस्थान। जो आपके गवर्नर राजस्थान के अपॉइंट किए जाएंगे वो आउटसाइडर होने चाहिए। आउटसाइडर इसलिए होने चाहिए ताकि जो आपकी लेजिस्लेचर है या फिर आपके अदर पर्सन्स है वो उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए, ठीक है। पार्शलिटी नहीं आए, इम्पार्शल रहे चीज़ें, वो इन्फ्लुएंस में नहीं आए, या फिर आप कह सकते हो कि इंडिपेंडेंट होने चाहिए। इस वजह से हम आउटसाइडर को एक स्टेट का जो गवर्नर है वो अपॉइंट करते हैं, वो उसी सेम स्टेट के रेसिडेंट नहीं होने चाहिए। दूसरा जो है आपका, जब भी आपके प्रेसिडेंट गवर्नर को अपॉइंट करते हैं तो वो पहले कंसल्ट करते हैं आपके चीफ मिनिस्टर से और आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। उनसे कंसल्ट करके ही उस स्टेट का जो गवर्नर है वो अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। अब बात आती है कंडीशंस ऑफ ऑफिस की। कंडीशंस ऑफ ऑफिस की अगर हम बात करें तो वो गवर्नर की और प्रेसिडेंट की या फिर प्राइम मिनिस्टर की, किसी की भी बात करो, वो सेम ही होती है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक कंडीशन देखते हैं हम कि वो मेंबर नहीं होने चाहिए। मेंबर या तो हाउस ऑफ पार्लियामेंट के, बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के किसी के भी मेंबर नहीं होने चाहिए। दूसरा, वो स्टेट लेजिस्लेचर के भी मेंबर नहीं होने चाहिए। अगर वो इन दोनों में से किसी भी पार्लियामेंट का या फिर लेजिस्लेचर का किसी का भी मेंबर है तो पहले वो वहाँ से रिजाइन करेंगे, अपनी वहाँ की सीट को वैकेंट करेंगे, फिर ऑफिशियली उनको गवर्नर अपॉइंट किया जाता है। इसके अलावा जो कॉमन हमारे कंडीशंस ऑफ ऑफिस होती हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर में, वो क्या होती हैं, वो ये होती है कि अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हैं स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में या लोकल अथॉरिटी में,
तो वो भी नहीं कर सकते। अगर उनके पास ऐसा कुछ है तो उनको रिजाइन करना पड़ेगा, वहाँ से वेकेंट करना पड़ेगा। दूसरा होता है कि इनको बहुत सारे प्रिविलेजेस और बेनिफिट्स मिलते हैं, वो आपके प्रेसिडेंट को भी मिलते हैं, आपके गवर्नर को भी मिलते हैं। राजभवन इनको रहने के लिए मिलता है। अगर प्रेसिडेंट को बात करें तो उनको राष्ट्रपति भवन मिलता है, ठीक है। ये सारी कुछ जनरल कंडीशंस होती हैं ऑफिस की इनके की, जो मोस्टली हम प्रेसिडेंट और गवर्नर की अगर पढ़ते हैं तो मोस्टली कॉमन ही होती हैं। और रेंट वगैरह का इनको अलाउंसेस मिलते हैं, बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, प्रिविलेजेस मिलते हैं, पर्क्स मिलते हैं। तो ये इनकी कंडीशंस ऑफ ऑफिस में आता है, ठीक है। अब बात आती है कि ओथ कौन दिलाता है आपके गवर्नर को। आपके प्रेसिडेंट को जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो ओथ दिलाते हैं। सेम यही है, ये स्टेट के हेड है, तो इनको जो स्टेट का आपका हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस जो होते हैं वो ओथ दिलाते हैं। अगर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट नहीं है तो वही है सीनियर मोस्ट जो जज है उस कोर्ट में, वो उनको ओथ दिलाते हैं, ठीक है। बात आती है जब टर्म की, कि कितने टर्म के लिए आपके गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है। जनरली 5 ईयर के लिए अपॉइंट किया जाता है, बट ये सब्जेक्ट टू द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि प्रेसिडेंट ही इनको अपॉइंट कर रहे हैं, तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो उनका टेन्योर खत्म होने से पहले भी उनको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इनका टर्म जनरली 5 ईयर होता है, लेकिन सब्जेक्ट टू द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट हो सकता है। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो उन्हें पहले भी रिमूव कर सकते हैं। अब बात आई कि 5 साल के लिए आपने अपॉइंट कर दिया, ठीक है। 5 साल के लिए अगर अपॉइंट कर दिया तो क्या पहले भी ऐसी कुछ सिचुएशंस अराइज हो सकती हैं जिसमें वो जो उनकी सीट है वो वेकेंट हो जाए। ऐसी भी सिचुएशंस होती हैं। फर्स्ट सिचुएशन क्या होती है, या तो वो खुद रिजाइन कर दें। अगर गवर्नर को रिजाइन करना है तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देते हैं, वो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देते हैं, प्रेसिडेंट को देते हैं, ठीक है। या फिर आपके जो गवर्नर है उनकी डेथ हो जाए, उस केस में भी उनकी जो सीट है वो वैकेंट हो जाती है। या फिर जो थर्ड आपका ग्राउंड है वो रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। आपके प्रेसिडेंट जो है वो उनको रिमूव कर सकते हैं। हमने पढ़ा था प्रेसिडेंट में, जब हम वैकेंसी की बात कर रहे थे प्रेसिडेंट की, तो हमने इम्पीचमेंट पढ़ा था। आपके प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है, आपके गवर्नर का इम्पीचमेंट नहीं होता है, ठीक है। इनको रिमूव कर सकते हैं प्रेसिडेंट के पास ये राइट होता है, और प्रेसिडेंट को इसके लिए कोई रीजन देने की भी जरूरत नहीं होती है। हालांकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल साउंड करता है कि प्रेसिडेंट बिना रीजन दिए उनको रिमूव कर देते हैं, लेकिन ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उनको पावर दी गई है, इसलिए वो रिमूव कर सकते हैं। और ऐसा 2 बार हमारे इंडिया की हिस्ट्री में हुआ भी है। जो फर्स्ट टाइम हुआ था वो हुआ था आपके 1989 में। बीपी सिंह जी जो गवर्नमेंट फॉर्म करी थी, बीपी सिंह जी ने क्या किया था, उस टाइम कुछ गवर्नर्स को, मोस्टली बहुत सारे गवर्नर्स को रिमूव कर दिया था विदाउट गिविंग एनी वैलिड रीजन। फिर उसके बाद इस टाइम क्या है, आपके कांग्रेस के जो थे उनको किया गया था। फिर उसके बाद बीपी सिंह जी ने कांग्रेस के किया था। फिर उसके बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट फॉर्म हुई तो पीवी नरसिम्हा राव जी आए, तो उन्होंने जो बीजेपी के हैं उस केस में ये जो क्या है पॉलिटिकल इश्यूज थे, इस वजह से इन्होंने गवर्नर्स को ही रिमूव करना स्टार्ट कर दिया था। और इनको पता था कि इनके पास पावर है, कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है, बट सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल ही बताया है। लेकिन अभी भी स्टिल ये पावर आपका जो प्रेसिडेंट है वो होल्ड करते हैं, ठीक है। आपका जो गवर्नर होता है उसके केस में क्या होता है, वो एलिजिबल होते हैं ट्रांसफर टू अदर स्टेट। मान लो राजस्थान में कोई गवर्नर अपॉइंट किए हुए हैं, तो वो एलिजिबल हैं कि उनका टर्म खत्म होने से पहले उनको किसी और स्टेट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। या फिर मान लो वो यहाँ पे गवर्नर अपॉइंटेड है तो उनको किसी दूसरा स्टेट का भी अपॉइंट कर दिया जाए। ये इनके केस में एक बेनिफिट होता है। या फिर मान लीजिए ये एक तरीके का क्वालिफिकेशन मान लीजिए, या फिर पावर मान लीजिए प्रेसिडेंट की, कि वो इस चीज़ को कर सकते हैं कि वो दूसरे स्टेट में भी उनको अपॉइंट कर सकते हैं। दूसरा, आप एक स्टेट में एक गवर्नर को 2 बार भी अपॉइंट कर सकते हैं, मतलब एलिजिबल होते हैं वो रीअपॉइंटमेंट के लिए।
जितने भी बार आप अपॉइंटमेंट करना चाहें उनका एक स्टेट में कर सकते हैं। ये भी आपका जो पावर है वो प्रेसिडेंट होल्ड करते हैं। अब बात आती है कि गवर्नर की खुद की क्या पावर्स होती हैं। जब हमने प्रेसिडेंट की पावर्स पढ़ी थी तो हमने पावर्स पढ़ी थी, एग्जीक्यूटिव पावर पढ़ी थी, लेजिस्लेटिव पावर पढ़ी थी, फाइनेंशियल पावर पढ़ी थी, उसके बाद हमने जुडिशियल पावर पढ़ी थी, डिप्लोमेटिक पढ़ी थी, मिलिट्री पढ़ी थी और लास्ट जो पढ़ी थी हमने इमरजेंसी पावर पढ़ी थी। जब हम गवर्नर की बात करते हैं तो हम इसमें मोस्टली जो पावर्स पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल पावर और उसके बाद जुडिशियल पावर। आपके गवर्नर के पास मिलिट्री की कोई पावर नहीं होती है। मिलिट्री की पावर प्रेसिडेंट के पास इसलिए होती है क्योंकि वो आपकी आर्म फोर्सेस के चीफ माने जाते हैं, डिफेंस फोर्सेस के वो चीफ माने जाते हैं। गवर्नर के पास मिलिट्री से रिलेटेड कोई पावर नहीं होती है। दूसरा, डिप्लोमेटिक पावर नहीं होती है। डिप्लोमेटिक पावर का मतलब होता है प्रेसिडेंट के पास आपकी पावर होती है कि वो जो आपके एम्बेसडर्स हैं उनको अपॉइंट कर सकते हैं। फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड जो भी एग्रीमेंट या ट्रीटी होते हैं वो उनकी असेंट से होते हैं। गवर्नर के पास ऐसी कोई पावर नहीं होती है, तो इसलिए डिप्लोमेटिक पावर हम सिर्फ प्रेसिडेंट के केस में पढ़ते हैं, गवर्नर के केस में नहीं पढ़ते हैं। इमरजेंसी की पावर भी नहीं होती है। इमरजेंसी में हमने प्रेसिडेंट रूल पढ़ा था, उसमें ये ज़रूर है कि वो रिकमेंडेशन दे सकते हैं या फिर कंसल्ट कर सकते हैं प्रेसिडेंट को कि यहाँ पे इस स्टेट में ये कंडीशन अराइज हो गई है तो प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए। बट इमरजेंसी से रिलेटेड ऐसी कोई पावर उनके पास नहीं होती है जैसी प्रेसिडेंट के पास होती है, क्योंकि प्रेसिडेंट इमरजेंसी के केस में हेड बन जाते हैं, वो रूल करने लग जाते हैं। लेकिन गवर्नर के केस में ऐसा नहीं होता है। तो गवर्नर की पावर्स की जब हम बात करते हैं तो उनके पास एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल और जुडिशियल पावर होती है। तो हम एग्जीक्यूटिव पावर से स्टार्ट करते हैं कि आपके गवर्नर के पास एग्जीक्यूटिव पावर क्या होती है। अगर हम एग्जीक्यूटिव इन पावर्स की बात करें तो सेम ये वही पावर्स होती हैं जो आपके प्रेसिडेंट के पास होती है। प्रेसिडेंट वो पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए यूज़ करते हैं, सेंट्रल में यूज़ करते हैं, यूनियन में यूज़ करते हैं। ये जो अपनी ये पावर एक्सरसाइज करते हैं ये कहाँ करते हैं, स्टेट में करते हैं। ठीक है, इनका जुरिस्डिक्शन सिर्फ स्टेट तक ही होता है, वो पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए करते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर की बात करते हैं। सबसे पहली पावर क्या होती है, कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन आपके स्टेट में लिया जाता है वो किसके नाम पे लिया जाता है, आपके गवर्नर के नाम पे लिया जाता है और उनके असेंट से लिया जाता है। उनकी बिना अप्रूवल के कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन नहीं लिया जा सकता है। दूसरी पावर की बात करते हैं, कोई भी ऐसा रूल जो ज़रूरी होता है आपके स्टेट के बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए, वो भी इनसे अप्रूवल लिया जाता है। अगर ये रिकमेंड करते हैं तो उसको भी रिकमेंडेशन को लिया जाता है और रूल्स फॉर्म किए जाते हैं जो भी ज़रूरी होते हैं आपके स्टेट गवर्नमेंट के बिजनेस को रन करने के लिए। ठीक है, फिर आता है ये एलोकेट करते हैं मिनिस्टर्स के बीच में उनका वर्क। ठीक है, आपके मिनिस्टर्स जो होते हैं उनको उनका सबका वर्क जो है वो अलॉट किया जाता है। वो कौन करते हैं, आपके गवर्नर करते हैं। ठीक है, आपके चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, वो भी गवर्नर करते हैं। फिर बात आती है एक जो इनका डिफरेंट, अगर पावर की बात करें, जो आपके प्रेसिडेंट से एक डिफरेंट पावर होती है, गवर्नर स्टेट का एग्जीक्यूटिव हेड होता है। तो कुछ ऐसे स्टेट हैं हमारे इंडिया में जहाँ पे ट्राइब बहुत रहते हैं। फॉर एग्जांपल छत्तीसगढ़, झारखंड, एमपी और उड़ीसा, ये 4 ऐसे स्टेट हैं जहाँ गवर्नर को ये पावर दी गई है कि वो ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर्स भी अपॉइंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्राइब्स कम्युनिटी बहुत रहती हैं, तो उनकी वेलफेयर के लिए गवर्नर को पावर दी गई है कि वो ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं। पहले बिहार में भी हुआ करता था, लेकिन अब बिहार में ऐसा नहीं होता है। उसके अलावा हम अगर गवर्नर की एग्जीक्यूटिव पावर्स की बात करते हैं तो गवर्नर जो है वो आपके एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करते हैं। दूसरा, आपने देखा होगा जो आपके स्टेट की यूनिवर्सिटी होती है, जैसे हमारे राजस्थान यूनिवर्सिटी है, उसके वाइस चांसलर को कौन अपॉइंट करता है, वो भी आपके गवर्नर करते हैं। यूनिवर्सिटी के चांसलर कौन होते हैं, वो आपके गवर्नर होते हैं स्टेट के, और वाइस चांसलर को वो
खुद अपॉइंट करते हैं। ये होती है इनकी एग्जीक्यूटिव पावर। और जब हम लेजिस्लेटिव पावर की बात करते हैं तो सेम वही पावर होती है जो आपके प्रेसिडेंट के पास होती है। वो अपनी पावर्स का जो एक्सरसाइज करते हैं वो पार्लियामेंट में करते हैं या आपका स्टेट लेजिस्लेचर में करते हैं। ये वही है कि समन कर सकते हैं आपकी लेजिस्लेचर को, या डिसॉल्व कर सकते हैं किसी भी हाउस को उसके लेजिस्लेचर के। ठीक है, आपका जब लेजिस्लेचर मान लो जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली है वो इलेक्शन के बाद उसका फर्स्ट सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो फर्स्ट सेशन को कौन एड्रेस करता है? वो गवर्नर करते हैं। फिर हर ईयर का जो फर्स्ट सेशन होता है उसको कौन एड्रेस करता है? वो भी गवर्नर करते हैं। सेम वही है जो प्रेसिडेंट के केस में था। ठीक है, अपॉइंटमेंट कौन करता है स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स का? वो भी कौन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? वो आपके गवर्नर करते हैं। नॉमिनेट करते हैं आपके स्टेट लेजिस्लेचर में 1/6 मेंबर गवर्नर करते हैं। किसी भी फील्ड, साइंस से रिलेटेड है, आर्ट से रिलेटेड है, सोशल वर्क से रिलेटेड है, लिटरेचर से रिलेटेड है, तो इन सब चीज़ों में जो एमिनेंट पर्सनालिटीज होते हैं वो 1/6 मेंबर है जो वो आपके गवर्नर नॉमिनेट करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर में। इसके अलावा जो दो पावर्स, अगर लेजिस्लेटिव पावर्स की हम बात करते हैं तो वो होता है प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस और दूसरा होता है वीटो पावर। ऑर्डिनेंस कैसे प्रोमलगेट होता है और वीटो पावर कैसे एक्सरसाइज होती है वो हमने प्रेसिडेंट में भी पढ़ा था। अगर ऑर्डिनेंस की बात करते हैं तो सेम वही होता है आपका, अगर स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में नहीं है, कोई ऐसी सिचुएशन है इमरजेंसी की कि जहाँ पे आपको इमरजेंसी में कोई लॉ फॉर्म करना है, तो उस केस में आपके गवर्नर के पास पावर होती है कि वो स्टेट से रिलेटेड कोई लॉ फॉर्म कर सकते हैं। और यहाँ पे आप जैसे ही स्टेट लेजिस्लेचर आपका सेशन में आती है उनके पास ये ऑप्शन होता है कि वो विद इन 6 वीक्स री-असेंबली के 6 वीक्स के अंदर अंदर उसको अडॉप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं लॉ को। ठीक है, वो कंटिन्यू भी कर सकते हैं उस लॉ के साथ, और अगर वो चाहें तो मना भी कर सकते हैं कि वो लॉ अब एग्जिस्टेंस में नहीं रहेगा। वीटो पावर यही है कि कोई भी बिल जो भी आपका लेजिस्लेचर में आता है उसमें आपके गवर्नर को वीटो पावर दी गई है कि वो उस पर अपनी असेंट दे भी सकते हैं, विद होल्ड भी कर सकते हैं, या फिर परमानेंटली ही वो चाहे तो उस पर असेंट ना दें, ये भी किया जा सकता है। जब हमने प्रेसिडेंट की वीटो पावर पढ़ी थी सेम यही पावर है, वहाँ पे वो पार्लियामेंट के रिलेटेड थी, यहाँ पे ये स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड है। आपकी हमने पढ़ी थी सस्पेंसिव वीटो पढ़ी थी, एब्सोल्यूट वीटो पढ़ी थी, और उसके बाद हमने पढ़ी थी पॉकेट वीटो। तो सेम वही रूल्स है जो आपकी गवर्नर में भी अप्लाई होते हैं। फाइनेंशियल पावर यही होती है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, इनके अप्रूवल से किए जाते हैं। कोई भी आपकी कंटिजेंसी फंड से जो फंड्स जाते हैं वो इनके अप्रूवल से जाते हैं, या फिर कोई ग्रांट चाहिए होती है तो वो भी इनके अप्रूवल से ही आती है। और लास्ट जो होता है जो फाइनेंस कमीशन अपॉइंट किया जाता है वो आपके गवर्नर अपॉइंट करते हैं। अब बात आती है जुडिशियल पावर्स की। हमारे प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर होती है। सेम जो पावर है वो जुडिशियल पावर में अगर देखा जाए तो पार्डनिंग पावर आपकी गवर्नर के पास भी होती है। दोनों में सिर्फ एक फर्क होता है, सेम वही पावर है, इनके पास सिर्फ एक ही मैटर है जिससे रिलेटेड ये अपनी पार्डनिंग पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। वो होता है अगर स्टेट लॉ के अगेंस्ट में कोई क्राइम हुआ है तो उस केस में ये पार्डन दे सकते हैं। जब आपने प्रेसिडेंट पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि कोर्ट मार्शल के केस में भी पार्डनिंग पावर होती है, और दूसरा हमने पढ़ा था कि डेथ सेंटेंस के रिलेटेड भी उनके पास पार्डनिंग पावर होती है। इनके पास सिर्फ एक ग्राउंड होता है पार्डनिंग पावर का, वो होता है अगर स्टेट लॉ के अगेंस्ट में कोई क्राइम हुआ है तो उससे रिलेटेड ये पार्डनिंग पावर को है उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपके जजेस अपॉइंट होते हैं हाई कोर्ट के, वो जजेस आपके प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन किसके कंसल्ट करके करते हैं? वो आपके गवर्नर को कंसल्ट करके ही करते हैं। सेकंड जो इनका पावर होती है वो होती है डिस्ट्रिक्ट के जो जजेस अपॉइंट किए जाते हैं उनका अपॉइंटमेंट, उनका रिमूवल और उनका जो प्रमोशन होता है वो आपके गवर्नर करते हैं, लेकिन वो भी किसे कंसल्ट करके करते हैं? हाई कोर्ट से कंसल्ट करके
करते हैं। तो ये आपका पूरा आपका जो गवर्नर है उससे रिलेटेड प्रोविजंस है। आप यही आपका जो इम्पोर्टेंट है गवर्नर से रिलेटेड पढ़ने के लिए। स्टेट एग्जीक्यूटिव का एक पार्ट हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।